में भगवान पुरी की जगन्नाथ यात्रा कल से। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा पर यूएवी से रखी जाएगी पैनी नजर। झारखंड में कांग्रेस के सहारे सरकार बनाने की ओर हेमंत सोरेन। विधायकों की बैठक बुलाई, गवर्नर से मांगा वक्त। नौकर के यौन उत्पीड़न में घिरे राघव जी का अब तक नहीं पता। अग्रिम जमानत की अर्जी पर भोपाल सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई। कांग्रेस के निशाने पर शिवराज सरकार। नजीब जंग ने संभाली दिल्ली के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी। तेजिंदर खन्ना की जगह ली शपथ। दिल्ली में फिर लौटा ठक-ठक गैंग। दरियागंज थाने से सिर्फ 100 मीटर दूर कार से लूटे गए 5 लाख रुपए। मुंबई के लखन भैया एनकाउंटर में अदालत आज सुना सकती है सजा। 13 पुलिस वालों समेत 21 को ठहराया था दोषी। और ट्राई सीरीज में करो या मरो का दिन है आज। फाइनल में एंट्री के लिए श्रीलंका पर सिर्फ जीत नहीं, बड़ी जीत जरूरी है। वेस्ट इंडीज को हराकर श्रीलंका ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें। महाबोधि मंदिर में आतंकी हमले के बाद सियासत अब तेज हो गई है। इस वक्त जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली बोधगया पहुंच गए हैं। दोनों नेता उन जगहों का जायजा लेंगे जहां रविवार को सुबह को धमाके हुए थे। इसी बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार शिंदे भी आज अपना अनशन तोड़ेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ हैं। श्रीकांत, हम इन विजुअल्स को देख रहे हैं जिनमें राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अरुण जेटली बोधगया पहुंच गए हैं। आगे इनका कार्यक्रम क्या है? देखिए आकाश, जो महाबोधि टेम्पल में विस्फोट हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, इस मामले को तूल देने में बीजेपी जी जान से जुट गई है। राजनाथ सिंह अभी बोधगया पहुंचे हुए हैं। वहां पर घटनास्थल का जायजा लेंगे, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करेंगे, फिर पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचकर सुशील कुमार मोदी का अनशन तोड़वाएंगे। सुशील कुमार मोदी कल से ही पटना के गांधी मैदान में अपने पार्टी के नेताओं के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। तो बीजेपी इस मामले को तूल देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और देखिए कि वहां पर नीतीश कुमार जब गए घटनास्थल के पास, तो सबसे ज्यादा विरोध उन्हें बीजेपी से ही झेलना पड़ा। प्रेम कुमार जो उनके कैबिनेट में मंत्री थे 15 दिन पहले, उन्होंने ही उनका सबसे ज्यादा विरोध किया। सुशील कुमार मोदी सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले निशाना साधा नीतीश कुमार पर। तो जो पहले की दोस्ती थी, जो दुश्मनी में बदल गई है, ये अचानक बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई है। आकाश जी, हमारे साथ ही रहे श्रीकांत। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने आरोप लगाया है कि सरकार धमाकों के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद गुनहगारों का पता लगाने में नाकाम रही है। It's more than 48 hours after this Bodhgaya incident has happened. There is no clue. Why 48 hours? It is more than 3-4 months after Dilsukh Nagar blast have taken place. The government of India is clueless. They are not able to detect who are the people who are responsible. इस वक्त श्रीकांत, हमने ये भी सुना कि वेंकैया नायडू के आरोप लगा रहे हैं और यही एक रणनीति है जिस पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बोधि मंदिर को पूरी तरह खोल दिया गया था आम लोगों के लिए। उसके बाद आज राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अरुण जेटली वहां पर पहुंच चुके हैं। ये बताएं श्रीकांत कि बीजेपी की बिहार में रणनीति अब क्या नजर आ रही है और क्या कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ वो हाथ भी मिला सकती है, जैसे कि जैसे कि नीतीश कुमार लगातार आरोप लगा रहे हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की ये दुश्मनी और पहले की दोस्ती को याद करें तो पता चलता है कि राजनीति में अब नीति का राज नहीं है, राज की नीति पर नेता काम करते हैं और मौके और अवसर के हिसाब से कुछ भी किसी तरह का गठबंधन कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने कल कहा कि बीजेपी और लालू यादव में साठगांठ है और वो सीटों पर तालमेल की बात भी उनके बीच चल रही है। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है और लालू यादव तब तक नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी तक के साथ जाएंगे जब तक कि उन्हें ये भरोसा ना हो जाए
कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको पूरी तरह से छोड़ देगा या नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से चला जाएगा, तब तक लालू यादव क्यों छोड़ेंगे, क्यों बीजेपी के साथ जाएंगे और क्यों अल्पसंख्यक वोट बैंक का मोह छोड़ेंगे आकाश। तो इतना आसान बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, हर नेता के मन में जो आ रहा है कह रहा है, लेकिन राजनीति का मर्म यही है कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता। और आज की राजनीति है कि राज की नीति है, न कि नीति का राज मकसद है नेताओं का। जी श्रीकांत, साथ ही रहिए। एनआईए ने बोधगया ब्लास्ट की जांच तेज कर दी है और गया के सभी बैंकों से एटीएम का सीसीटीवी वीडियो मांगा है। एनआईए शनिवार की रात 1 बजे से 3 बजे के बीच ट्रांजैक्शंस के लिए आने वाले लोगों की पहचान करना चाहती है। श्रीकांत, एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे कि कुल मिलाकर जांच अभी तक पहुंची कहां है? देखिए आकाश, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू हाथ नहीं लगा है। केवल एक मिस्त्री गिरफ्तार हुआ है और वो भी उसका बैग छूट गया था महाबोधि टेम्पल के आसपास। स्नीफर डॉग की मदद से उसे पकड़ा गया है। मिस्त्री के पिता का आपराधिक रिकॉर्ड है, मिस्त्री का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो अभी तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा है, लेकिन जो विस्फोट से जुड़े हुए सामग्रियां बरामद हुई हैं उसके आधार पर जो आईएनए है, एनआईए की टीम है और जो बिहार पुलिस की टीम है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही है कि कहीं इंडियन मुजाहिदीन का हाथ तो नहीं है। अभी तक यही संकेत मिल रहा है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है इसमें। और जिस तरह का विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है और भी दूसरे जो रासायनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है, उसके आधार पर यह आकलन किया, अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। एनआईए की टीम सीसीटीवी का विजुअल खंगाल चुकी है, कुछ नहीं मिला। और एटीएम जितने भी हैं बोधगया गया में बैंकों से मांगा गया है उसके सीसीटीवी का फुटेज। देखिए क्या हाथ लगता है। अभी तक तो हाथ खाली है एनआईए का भी और बिहार पुलिस का भी। जी श्रीकांत, हमारे साथ ही रहिए। बोधगया ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगा, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे खुलासा कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ भी बताने को तैयार अभी नहीं है। इस बीच 50 देशों के बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना सभा के बाद बौद्ध मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बोधगया के गुनहगारों तक सुरक्षा एजेंसियां पहुंचती दिख रही हैं। घटना के दूसरे दिन ही सुरक्षा एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसका दावा किया है, लेकिन इस बारे में उन्होंने इससे ज्यादा बताने से इनकार कर दिया। There is lead, we have got it, but I do not want to disclose, but whereby a clue is leaked out, so the enemy will be alerted. So I do not want that to be. खबर है कि पश्चिम बंगाल में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आशंका है कि उसे ब्लास्ट के सिलसिले में ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या सुराग हाथ लगे हैं। सुशील कुमार शिंदे इस पर पूरी तरह चुप हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक दहशत के तार विदेश से जुड़े होने की आशंका है। खासतौर से आतंकियों के तार म्यांमार से जुड़े होने का अंदेशा है, क्योंकि सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक खुफिया एजेंसी रॉ ने म्यांमार में लश्कर आतंकियों की भर्ती रिपोर्ट भेजी थी और आतंकियों को ट्रेनिंग का अलर्ट भी भेजा था, जिसका सीधा मकसद भारत में आतंक फैलाना था। आतंकियों के निशाने पर होने की खुफिया जानकारी आईबी ने भी दी थी और आईबी ने इसे राज्य सरकार से शेयर भी किया था, जो जगजाहिर है। इस बीच विदेश सचिव रंजन मथाई ने म्यांमार के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। मुलाकात में भीतर खाने बात क्या हुई किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो बातें बाहर आई उसके मुताबिक ब्लास्ट की जांच रिपोर्ट म्यांमार से शेयर की जाएगी और बोधगया की धार्मिक अहमियत को बनाए रखने में कोई कोताही नहीं होगी। इधर बोधगया मंदिर में धमाके के दूसरे ही दिन से हालात सामान्य होते दिखे। 50 देशों के भिक्षुओं ने मंदिर में प्रार्थना की और फिर इसके बाद मंदिर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। मुंबई से एहसान अब्बास के साथ दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो मंदिर को आम लोगों के लिए अब खोल दिया गया है और उसके बाद से राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अरुण जेटली वहां पर हैं। श्रीकांत, प्रत्युष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कोई भी अपडेट होगा तो श्रीकांत आपके पास तुरंत आएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं बोधगया में सीरियल ब्लास्ट के बाद देश के दूसरे
इलाकों में क्या हाल है इसका। खास तौर पर पुरी और अहमदाबाद में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ा दी है। रथ यात्रा कल यानी 10 जुलाई को शुरू होनी है और इसी को देखते हुए अहमदाबाद में पहली बार मानव रहित विमान यानी UAVs का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आसमान से जमीन पर नजर रखी जा सके। दूसरी ओर पुरी में होने वाली रथ यात्रा के लिए भी चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। वहां रथ यात्रा में शामिल होने के लिए विदेश से भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे चीन की चालबाजी की। बात अब ये सामने आ रही कि 17 जून को चुमार पोस्ट पर घुसे थे चीनी सैनिक और भारतीय नागरिकों को धमका कर गए थे। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राघव जी की। नौकर के यौन उत्पीड़न में FIR दर्ज होने के बाद अब 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन शिवराज सरकार के पूर्व वित्त मंत्री का कोई अता पता नहीं है। राघव जी ने भोपाल सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी जरूर लगा दी है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। खबरें हैं कि अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो राघव जी को सरेंडर करना पड़ेगा और वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज कल ही कह चुके हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के एक बड़े नेता पर इस तरह के आरोपों से शिवराज कांग्रेस के निशाने पर है। चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी सत्र शुरू हो चुका है। कांग्रेस को बैठे ठाले बीजेपी नेताओं को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। और राघव जी सीडी प्रकरण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहली बार बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस को उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ना तो उन्होंने विवादित सीडी देखी है और ना ही सबूतों से कोई छेड़छाड़ हुई है। क्या है कि कांग्रेस के मित्रों को तो मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शिवराज फोबिया से पीड़ित है वो। कहीं कोई छींक भी दे तो कहते हैं शिवराज का हाथ है, जरा देखो फलाना करो। उनको जो करना है वो करवाएं। किसी तथ्य से कहीं कोई छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है। और आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, भैया मैंने सीडी नहीं देखी। लेकिन फिलहाल अभी इस मामले पर घिरी हुई दिख रही है शिवराज चौहान सरकार। अब देखना यह है कि कितने समय बाद राघव जी सरेंडर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर पर। लेह लद्दाख के चुमार पोस्ट पर चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की है। 3 महीने के अंदर घुसपैठ की यह दूसरी वारदात है। जी मीडिया के अखबार DNA को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यह बात सामने आ रही है कि 17 जून के आसपास चीनी सैनिक न सिर्फ भारत की सीमा में घुसे बल्कि स्थानीय लोगों को इलाका खाली करने की धमकी भी इन चीनी सैनिकों ने दी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चुमार में हिंदुस्तान की ओर से लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी इन लोगों ने तोड़ डाले। DNA संवाददाता सैकत दत्ता और मनन कुमार की खास रिपोर्ट। ड्रैगन ने फिर दिखाई आंख। लेह लद्दाख में फिर घुसे चीनी सैनिक। 3 महीने में दूसरी बार घुसपैठ। चीनी सैनिकों ने तोड़ा कैमरा। चालबाज चीन कब सुधरेगा? जी हां, चालबाज चीन ने एक बार फिर हिंदुस्तान को हेकड़ी दिखाई है। महज 3 महीने के अंदर दूसरी बार चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसे हैं। लोगों को धमकी भी दी है। लेह लद्दाख सेक्टर पर अपना दावा तक ठोका है। सूत्रों के मुताबिक 17 जून के आसपास चीनी सैनिक न सिर्फ चुमार पोस्ट में घुसे बल्कि स्थानीय लोगों को इलाका खाली करने की धमकी भी दे डाली, वो भी हिंदी में। घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिक अच्छी हिंदी बोल रहे थे। ड्रैगन के सैनिकों ने LOAC पर चुमूर में हिंदुस्तान की ओर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे तक तोड़ डाले। ऊपर से चीन की हेकड़ी देखिए। जिस वक्त भारत के रक्षा मंत्री चीन दौरे की तैयारी कर रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन आंखें दिखा रहा था। 3 जुलाई को फ्लैग मीटिंग में घुसपैठ की बात मानना तो दूर, ड्रैगन ने कैमरों के टूटे टुकड़े इंडियन आर्मी पेट्रोल को थमा दिए।
सेना ने ये कैमरे पिछली घुसपैठ के बाद चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाए थे। LOAC पर चीन की इस ताजा घुसपैठ की जानकारी सरकार और सेना दोनों को है, लेकिन सब ने चुप्पी साध रखी है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 3 महीने में दूसरी बार घुसपैठ से चीन के मंसूबों पर सवाल उठने लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन चीन की इस घुसपैठ के बारे में सरकार चुप क्यों है? हम जरूर जवाब मांगेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। बड़ी खबर अब ये भी आ रही है, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई की मांग की है। अपनी इस अर्जी में लालू प्रसाद ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट के मौजूदा जज बिहार के एक मंत्री के रिश्तेदार है और इसीलिए नए सिरे से पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ये घोटाला तकरीबन 950 करोड़ रुपए का बताया जाता है और इसमें तकरीबन 53 अलग अलग केसेस चल रहे हैं, जिनमें 44 केसेस की कम से कम सुनवाई हो चुकी है। 500 लोगों को सजा मिल चुकी है। आपको यह भी याद होगा कि लालू प्रसाद यादव को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन इस वक्त अभी एक और बड़ी जानकारी आ रही है। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं महाबोधि मंदिर में बोधगया में, आइए सुनते हैं। मित्रों, यह बोधगया का महाबोधि मंदिर सारे विश्व के बौद्ध मतावलंबियों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर जो भी सीरियल ब्लास्ट हुए हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और इस ब्लास्ट की निंदा केवल भारत में ही नहीं हुई है बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हुई है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूं पूरे मामले की जांच हो रही होगी, लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। आप लोग आपसे भी लेकिन आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट को, कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट को जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए, जिस फर्म कन्विक्शन के साथ इस आतंकवाद के संकट से देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए ताकि चाहे बायोलॉजिकल अटैक हो, चाहे केमिकल अटैक हो अथवा साइबर अटैक हो, किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना किया जा सके। और इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि भारत में जो स्लीपर मॉड्यूल्स हैं, यह स्लीपर मॉड्यूल्स ने ही इस प्रकार की वारदात की होगी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ताकतों के इशारे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो यह घटना हुई है उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, पूरे मामले की जांच की मांग करता हूं और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि केंद्र सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंधन करेगी। आप मानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ घटना ये घटी है एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि जो सुरक्षा थी निजी हाथों में थी और अब उसको लेकर आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल दिग्विजय सिंह का भी बयान आ रहा है, बाकी राजनीतिक दलों का भी बयान आ रहा है, बीजेपी अब किसी का बयान आने दीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। जो कुछ भी कहना है मुझे सरकार से कहना है और मैं सरकार से मैंने यही मांग की है कि आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होना चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार का कोई ब्लास्ट हो, चाहे वह केमिकल अथवा बायोलॉजिकल अथवा साइबर अटैक हो। इन सब सारे चुनौतियों का मुकाबला हमारे यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां कर सके। और मैं सरकार से यह भी अपेक्षा करता हूं, चाहे
इंटेलिजेंस हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो अथवा हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हो, इन तीनों के बीच परस्पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज जैसे कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने हालात पैदा कर दिए हैं कि आईबी और सीबीआई दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो केवल इस कारण हुआ है क्योंकि इस प्रकार की संस्थाओं का कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज किया जाता है। यह इस प्रकार की संस्थाओं का मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। आईबी, सीबीआई और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच आतंकवाद जैसे बड़े चैलेंज को बीट आउट करने के लिए जितना अधिकतम कोऑर्डिनेशन हो सकता है वह कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की सरकार के द्वारा कोशिश होनी चाहिए। लगातार आईबी अलर्ट मिले, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार इस मामले पर फेल हो गई? इंटरनेशनल सेंटर है ये, इसको सुरक्षा देने में नहीं, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था 8-9 महीने पहले कि इस प्रकार की वारदात किसी भी बौद्ध केंद्र पर हो सकती है। शायद ये हो सकता है कि जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट दिया जाना चाहिए था, शायद वह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट यहाँ न दिया गया हो, लेकिन